नमस्कार साथियों। और फिर हम लोग देखते हैं विश्व एवं भारत की अर्थव्यवस्था। इसमें दो ही टॉपिक को देखेंगे, एक देखेंगे जनसांख्यिकी और दूसरी देखेंगे विविध। तो चलिए शुरू करते हैं। जनसांख्यिकी से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, ये जो है बाल लिंग अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार से। तो आपको दिख गया होगा कि बिहार जो है ना, ये सही सुमेलित नहीं है, यानी बाल लिंगानुपात 946 नहीं है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि बाल लिंगानुपात जो है वो इससे बेटर है या इससे बेकार है। उत्तर प्रदेश में 902 है, मध्य प्रदेश में 918 है, राजस्थान में 888 है, और बिहार में कितना है ये कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत में बाल यानी 0 से 6 वर्ष जनसंख्या का लिंग अनुपात वर्ष 1961 से देखिए निरंतर घट रहा है। क्या हो रहा है? निरंतर घट रहा है। बीच में अभी कुछ स्थिति ठीक हुई है, लेकिन बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है। जनगणना 2011 के आंकड़ों, अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों का योग अनुपात है। यौन अनुपात ज़्यादा सही वर्ड रहेगा। ये क्या चीज़ है? तो ये है 919। भारत की गिनती जननांकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। इसको बोलते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन, यानी ऐसी जनसंख्या जो काम कर सकती है। जब जनसंख्या विशेषज्ञ 2016 के आसपास भारत को मिलने वाली संभावित जनसांख्यिकी बोनस की बात करते हैं तो उनका आशय निम्न में से किस तथ्य से है? ये है कि जनसंख्या में उत्पादनकारी आयु समूह में वृद्धि से। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है? तो वन्य जीवों में अभिवृद्धि ये प्रतिफल नहीं है। बाकी हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण बाढ़ों में वृद्धि हो रही है, क्योंकि लोग यहाँ वहाँ बस रहे हैं तो बाढ़ तो आएगी ही। प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, कृषि योग्य भूमि में कमी हो रही है। जब दंपति रक्षण की दर में वृद्धि हो रही है तो जब दंपति रक्षण की दर में वृद्धि हो रही है तो जन्म दर तभी घटेगी जब दंपति कम आयु के हों। दो 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुष स्त्री अनुपात है। तो देखिए ये है 1000 अनुपात 943। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात पाया गया है? देखिए है हरियाणा में। सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा में। निम्न में 4 राज्यों का उल्लेख है, इनमें से किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम लिंग अनुपात था? अभी के अनुसार तो गुजरात में था। इन चारों में से गुजरात में न्यूनतम लिंगानुपात था। कारण है गुजरात में ना लड़कियों को दूध में डुबो के मारने की प्रथा है। भारत में 1991 से 2001 के दौरान लिंग अनुपात में सर्वाधिक ह्रास हुआ है। तो ये हुआ है, सर्वाधिक ह्रास हुआ है दमन एवं दीव में। दो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लिंग अनुपात उच्चतम है? तो देखिए आंध्र प्रदेश में। इनमें से जो है ना सबसे उच्चतम है आंध्र प्रदेश में, और वैसे ओवरऑल देखा जाए तो केरल में है। भारत में न्यूनतम यौन अनुपात जिस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है वह है, तो देखिए दमन एवं दीव में महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है पुरुषों की अपेक्षा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो यह है केरल में।
भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है? ये है केरल में। निम्नलिखित भारतीय संघ शासित क्षेत्रों में से किस एक में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है? तो देखिए, यह है पुडुचेरी में। पिछली जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? देखिए, केरल में है। देखते ही मालूम पड़ गया, सबसे ऊपर वही है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्रों में से किसमें प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम है? यह है दमन और दीव में। निम्न में से किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुषों पर अनुपात सबसे कम है? यह है हरियाणा में। देखिए, घूम फिर के वही क्वेश्चंस होंगे। नवीनतम जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात महिला प्रति 1000 पुरुष है, तो 943 ही महिला है 1000 पुरुष के पीछे। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? देखिए, इनमें से ना छत्तीसगढ़ में जो है शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही आरोही क्रम है। देखिए, सही आरोही क्रम की बात करते हैं तो यह पहले हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम, फिर नागालैंड। दो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम है। तो ये देखिए, बिहार सबसे खराब स्थिति में है, फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। अद्यतन जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात तो ये बढ़ रहा है। अभी फिलहाल देखें तो ये स्थिति अच्छी हो रही है, समय के साथ ये बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, अब वह लक्षित वर्ष रखा गया है। तो ये रखा गया है 2070। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत निर्मित 10 वर्षीय कार्य योजना का अंग नहीं है? देखिए, नहीं है, ये देखना है तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्वयं सहायता समूहों की उच्चतर संलग्नता। नहीं, बिल्कुल सही है ये। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, ये भी सही है। विवाहों एवं गर्भधारण का अनिवार्य पंजीकरण, बिल्कुल ये भी सही है। देखिए, ये वाला मुद्दा जो है ना डी का, कि ऐसे पुरुषों के लिए विशेष पुरस्कार जो अंत्य परिवार नियोजन उपायों का उपयोग करते हों, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये उत्तर जो है इसके अकॉर्डिंग सही होगा। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? अभी अभी देखा है हमने, पहले का था ये, तो 2045 था ये, अब इसको बढ़ाया गया है। निम्नलिखित सर्वाधिक यौन अनुपात 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार वाले राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों का अवरोही क्रम में कौन सा सही अनुक्रम है? तो देखिए, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत है, तो ये है 16 अनुसूचित जाति का ये प्रतिशत है 16.60%, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना, की के अनुसार से। अनुसूचित जनजाति का तो मुझे कुछ इस तरह का दिख नहीं रहा है ना, लेकिन ऐसे मैं 16.60% तक मुझे लगता है कि ये अगर ई पर ना जाए तो यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। खैर, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा।
अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या में उच्चतम है, तो ये है पंजाब में। पंजाब में 30% के अप्रॉक्स शेड्यूल कास्ट की आबादी है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश है, देखिए, और संख्या सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश और प्रतिशत वाइज है पंजाब। निम्नलिखित राज्यों में वह कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है? तो देखिए, कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है पंजाब में। इनमें से पंजाब में कोई अनुसूचित जनजाति आबादी नहीं है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या है। तो देखा जाए तो ऑप्शन के थ्रू अगर हम लोग जाते हैं तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र है पूरा जंगली इलाका है, ज़्यादा जनजाति है यहाँ। जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो देखिए, ये इसको देखें ना तो यह है सरचिप मिजोरम। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इनमें से। जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों पर आधारित भारत के 4 सबसे कम साक्षरता वाले राज्यों का सही आरोही क्रम है। देखिए, ये दोनों तो दिख नहीं रहे। हाँ, ये आरोही क्रम में है कि बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। बिहार की स्थिति बहुत बेकार है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल है, तो यह है 16.30% का। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में महिलाओं की साक्षरता है 64.6%, मान लीजिए, ये ज़्यादा सही है आंकड़े। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? यह है बिहार में न्यूनतम जनसंख्या है महिलाओं की जो साक्षर है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? तो देखिए, केरल में तो समझिए गांव और शहर का फर्क ही नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में अधिकतम महिला साक्षरता दर है? यह है केरल में। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है? तो यह है बिहार की। शून्य जनसंख्या वृद्धि दर की प्राप्ति हेतु प्रतिस्थापन जनन स्तर प्रत्येक विवाहित जोड़े के लिए कितना अनुमानित किया गया है? सहज शब्दों में बोले तो जिसमें ना आबादी घटे ना बढ़े, वो कितना होना चाहिए? तो 2.1 होना चाहिए कि हर जोड़ा 2.1 बच्चे को जन्म दे। मतलब आबादी में के हिसाब से देखें तो 2.1 सही बैठेगा। 2001 से 2011 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है बिहार ने। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में थी, जिसके बाद स्थान था मिजोरम का। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वोच्च साक्षरता स्तर है? यह है मिजोरम में। निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में 2011 की जनगणना के अवसर पर साक्षरता दर के आधार पर किसे शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो ये रखा गया है मिजोरम को। देश के 4 राज्यों का जनसंख्या में अवरोही क्रम था। तो देखिए, ये रहा है, ये है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। भारत में वर्तमान शिशु मृत्यु दर है लगभग, तो देखिए 44 प्रति 1000 है ये। अब चलिए विविध से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं।
जनसंख्या वाले में बहुत सारे प्रश्न हम लोग नहीं देख पाए हैं, तो फिर कभी देखेंगे। विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है? देखिए, इस समय तो दिख नहीं रहा। हाँ, ये है कि राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित कर है ये। भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में इस अधिकार की व्यवस्था नहीं है। देखिए, तो ये है कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की दरों में छूट, ये नहीं है। अब देखते हैं, ISO 14001 है। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर निकालता है? तो देखिए, स्टैटिक्स का मामला है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अंतर्गत ही है, सब के सब। जयंत पाटिल समिति संबंधित है अत्यल्प वर्षा वाले क्षेत्रों के विकास से, ये संबंधित है। गॉडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार दिया गया है, ये दिया गया है जनसंख्या को। रघुराम राजन कमेटी निम्न में से किस विषय से संबंधित है? आर्थिक क्षेत्र में सुधार से संबंधित है ये। RBI के ऑल इन ऑल रह चुके हैं ये। निम्न युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए इसमें देखते हैं। गाइपोडिया सुधार बैंकिंग सेवा समिति सही है। नानजुनदप्पा ये रेलवे किराया समिति सही है। रंगराजन भुगतान संतुलन समिति ये सही है। अब देखिए, रेखी समिति निर्यात और आयात का सरलीकरण, इससे इनका कोई रिश्ता नहीं रहा है। रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी हुए। तो ये देखिए, CD देशमुख है ना, ये वित्त मंत्री भी हुए थे बाद में, CD देशमुख। दृष्टि 2025 का संबंध है खाद्य उत्पादन में वृद्धि से, इसका संबंध है। दृष्टि 2025 क्या है? तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि से इसका संबंध है। वैश्वीकरण के संबंध में निम्न कथनों में से कौन एक सही नहीं है? देखिए, कौन सही नहीं है उसको देखते। देखिए, इसने भारतीय उद्योगपतियों को विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया है, बिल्कुल सही है। इसने शिखर के उद्योगपतियों को विदेश में बड़े प्रतिष्ठान खरीदने के लिए अभिप्रेरित किया, ये भी सही है। इसने विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों को खरीदने के लिए ललायित किया है, ये भी सही है। इसने भारत में छोटे उद्यमियों में आशावाद का एक बोध पैदा किया है ना, ये नहीं है, ठीक है ना। इससे तो समझिए उल्टा निराशा ही हुआ है ग्लोबलाइजेशन से। केंद्र सरकार द्वारा संचालित उस योजना का नाम बताइए जिसके अंतर्गत मरुस्थल के किसानों को पंप सेट कम से कम किराए या पट्टे पर दिए जाते हैं। तो ये है जलधारा योजना, ऊपर ही दिख गया हमें। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में भारतीय कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है? ये की गई है संत रविदास नगर में। राज्य एवं राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन एवं डेवलपमेंट कमीशन जिन समस्याओं से मुख्यतः जुड़े हुए हैं उनका संबंध है खेती योग्य भूमि की पहचान एवं उसके विकास से। हरियाली कार्यक्रम का संबंध है जल संचयन प्रबंधन कार्यक्रम के समर्थन से है।
भारत के जल संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत भारत में उपलब्ध है? वह है, देखिए 4% है बस। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य था, तो ये था उत्तराखंड। वह देश जहां विश्व में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष सर्वाधिक घरेलू अपशिष्ट सृजित होता है, तो ये है डेनमार्क। कमैया प्रणाली है, तो देखिए नेपाल में अनुबंधित श्रमिकों की एक प्रणाली जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। अब देखिए कल्प योजना संबंधित है, प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है कल्प योजना। कल्प योजना है एक शैक्षिक योजना है कल्प योजना। विश्व के कुल परमाणु विद्युत उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में भारत में उत्पादन है केवल, ये केवल 1% है। सेम फिक्स योजना लागू की गई है, आरसी द्वारा लागू की गई है। ये पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र अधिक जोर देता है, उत्पादन के दृष्टिकोण पर देता है। व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायशीता सिद्धांत को प्रतिपादन किया, ये महात्मा गांधी ने किया था। ट्रस्टीशिप सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो बड़े लोगों के पास पैसे हैं ना, दरअसल वो पैसे उनके नहीं है, वो ट्रस्टी हैं और उनका काम है गरीबों पे खर्च करना। अम्मा बोडी योजना किस राज्य से संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है अम्मा बोडी। एक उपभोक्ता साम्यावस्था में कहा जाएगा यदि वह आय के एक निश्चित स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से कौन सा जैव डीजल मिशन का कार्यान्वयन यानी नोडल मंत्रालय के रूप में कर रहा है? यह है ग्रामीण विकास मंत्रालय। एगमार्क है, ये गुणवत्ता गारंटी की मोहर है एगमार्क। निम्नलिखित कंपनियों में से किस एक ने ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र प्रारंभ किया है? तो यह है आईटीसी। अर्थशास्त्रियों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग ने बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया था? देखिए एडम स्मिथ, रिकार्डो और जेके गिलब्रेथ ने। एडम स्मिथ की द इनविजिबल हैंड थ्योरी काफ़ी मशहूर रही थी। विश्व का लगभग 50% कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है। तो देखिए कच्चा उत्पादन जो होता है ना स्टील का, वो चीन में सबसे ज़्यादा है। ऑपरेशन फ्लड 2 का निम्न में से किससे संबंध है? ये है दूध आपूर्ति से। ऑपरेशन फ्लड ही दूध आपूर्ति से संबंधित है। अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? देखिए यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, बिल्कुल ये सही नहीं है। यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, ये सही है। ये अर्थशास्त्र जो है ना वो चाणक्य की लिखित अर्थशास्त्र की बात हो रही है। यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है, बिल्कुल है। यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है, ये सही है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? देखिए ये जो है ना 15 अभिकरणों में ये विभाजित है। अथावाना का क्या मतलब है? तो ये भू राजस्व विभाग है अथावाना। निम्नलिखित में से कौन विश्व आर्थिक मंच का संस्थापक है? तो देखिए
क्लास स्वाब। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? ये 159 लीटर होता है एक बैरल। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसका वित्तीयकरण नहीं करता है? देखिए, नहीं करता है, ऐसे प्रश्न काफ़ी परेशान करने वाले हैं, लेकिन चलिए सारे प्रश्नों को देखेंगे। थोड़े दुखदाई भी हैं प्रश्न, लेकिन देख लेते हैं सबों को। देखिए, अस्थाई संपत्ति का क्रय करने के लिए ये तो नहीं होगा। पर्यटन संबंधी उद्योगों के लिए ये वाला काम नहीं करता है वो। इसका वित्तीयकरण देखिए पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि पर्यटन से कौन आया कौन गया इसका तो देखना मुश्किल है। बाकी हैंडलूम उद्योगों के लिए, दीर्घकालीन कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए, ये सब के लिए करता है काम। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका सिटीजन्स गाइड टू फाइनेंस फाइटिंग करप्शन निकाली गई है? तो ये निकाली है केंद्रीय सतर्कता आयोग ने। देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन आपको बहुत पकाऊ दिख रहा होगा, और वास्तव में पकाऊ है भी। और यकीन मानिए, ऐसे ही कुछ पकाऊ क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप प्री निकाल पाएंगे। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित की गई थी? 1982 में। आर्थिक मामलों में सुधार के लिए सलाह हेतु राजस्थान सरकार ने एक संगठन का गठन किया है। इस संगठन का नाम है आर्थिक नीति एवं सुधार परिषद। अदम्य चेतना ट्रस्ट, हैवल्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तथा DSCL कोटा, श्रीराम ग्रुप आदि ट्रस्ट कॉरपोरेशन संबंधित हैं। तो ये सब मिड डे मील योजना से संबंधित हैं। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है, ये है अहमदाबाद में। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं। राजस्थान की भौगोलिक पर्यावरण स्थिति तथा संस्कृति को ध्यान में रखते हुए किस सेक्टर को स्वाभाविक नीतिगत प्रमुखता देनी चाहिए ताकि दूरगामी सततशील सम्मिलित विकास हो? तो देखिए, राजस्थान के लिए पर्यटन बेस्ड है, क्या कि बहुत किले विले हैं वहाँ पर। देश का पहला इन्वेस्टमेंट एवं मैन्युफैक्चरिंग जोन बना है, तो ये बना है राजस्थान। वो काफ़ी बड़ा एरिया है। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये कृषि है। राजस्थान में राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक ने जिस शहर एवं तिथि से कार्य प्रारंभ किया वह है? तो कोटा में किया था शुरू 1 अप्रैल 1990 से। प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? तो ये डाकघर से संबंधित है। ऐसे प्रश्न आ जाएंगे। राजस्थान रिलेटेड जो मामला है ना, ये तो RPSC में आएगा, लेकिन BPSC में प्रोजेक्ट एरो जैसे चीज़ें आ सकती है। एरो परियोजना का संबंध है डाकघरों को नई पहचान बनाने से संबंध है इसका। निम्नलिखित देशों के समूह में से कौन से एक समूह को बेनेलिक्स देश कहा जाता है? ये कहा जाता है बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को। नाम से ही पता चल जाएगा आपको। पेटेंट द्वितीय संशोधन अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान की गई 2002 में स्वीकृति प्रदान की गई। भारत में किस योजना अवधि में प्रति व्यक्ति वृद्धि दर अधिकतम रही? 11वीं योजना में रही है। छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष लागू हुई? ये हुई 2006 में। अब 7वीं वाला भी पूछ सकते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा। आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व निम्नलिखित में से किसको है? तो यह है वित्त मंत्रालय को। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक अवस्थापना नहीं है?
देखिए विद्यालय नहीं है, विद्यालय का कोई मतलब नहीं है। बाकी शौक सुविधाएं, कोयले की खानें और सड़कें, ये सब जो है आर्थिक अवस्थापना है। सुपर बाजार होता है एक फुटकर विक्रय संगठन होता है ये सुपर बाजार। भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक यानी रेजिडेक्स किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 2007 में। गैर घरेलू गैस सिलेंडर में भरी एलपीजी का भार किलोग्राम में होता है। तो ये देखिए कितना होता है, गैर घरेलू यानी कॉमर्शियल, कॉमर्शियल 19 केजी होता है। आधार एक कार्यक्रम है, भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु है ये। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना प्रारंभ की गई थी वर्ष 1993 में। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं, ये हैं BS मिन्हास। भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल CAG की रिपोर्ट का परीक्षण निम्न में से कौन सी संसदीय समिति के द्वारा किया जाता है? तो ये करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, PAC बोलते हैं इसको शॉर्ट में। एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस एकीकरण के बाद नई इकाई किस नाम से जानी जाती है? खैर ये तो पुराने हो गए क्वेश्चन। एयर इंडिया, क्या इसको बेच दिया गया है? बेचा गया है तो किसको बेचा गया है? नहीं बेचा गया है तो क्यों नहीं बेचा गया है? क्या इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस है, ये मुझे बता दीजिए। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ का तोता भी अर्थशास्त्र जानता था, बोलता था, सारी समस्याओं का हल था उसके पास। खैर इसकी कहानी फिर कभी। निम्नांकित में से कौन सा कथन दबाव समूह का अर्थबोध करता है? तो देखिए ये करता है नीति संबंधी निर्णयों को नियंत्रित करने हेतु प्रभाव डालने वाला समूह। राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? मुद्रा पूर्ति को शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय सही दिया गया है? तो देखिए WTO का जिनेवा, ठीक है ये, है ना, ये मुख्यालय सही है। WTO का जो मुख्यालय है ना वो जिनेवा में है। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं भाई, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, एडम स्मिथ ने इस किताब को लिखा है। वेल्थ काफ़ी फेमस किताब है ये। RBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है मुंबई में। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया, 2003 में ये गठन हुआ। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का संबंध है, यह टेलीकॉम कंपनियों के देवताओं के समायोजन से, देवताओं का समायोजन होगा, देवताओं लिख दिया है इसको। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है, मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में होती है। यमुना एक्सप्रेसवे है, ये है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। निम्नलिखित में से कौन दूध का विपणन करता है? तो ये है GCMMF, ये दूध का विपणन करने वाली संस्था है। भारत को कितने पिन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो देखिए 8 क्षेत्रों में इसको विभाजित किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये है भोपाल में। निम्नलिखित में से किसने इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी है? ये लिखी है चौधरी चरण सिंह ने। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO के अनुसार न्यूनतम प्रजनन दर किस देश में पाई जाती है? ये पाई जाती है इटली में।
निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा प्रस्तुत की थी? ये की थी महात्मा गांधी ने। सीमांत अस्थायी सुविधा दर यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट तथा निवल मांग नेट डिमांड और सावधि देयताएं यानी टाइम लाइबिलिटीज पदबंध कभी कभी समाचार में आते रहते हैं। इनका प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? देखिए, बैंक का कार्य में ये सब काम में आता है। ये सब वर्ड बैंकिंग के शब्द हैं ये सब। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए ये क्या था, तो ये था तीव्रतर धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? यह है वस्त्र उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विमल जालान पैनल गठित किया गया था। नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए, ये पुरानी बात हो गई है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बोड़ाई औद्योगिक क्षेत्र है? ये है दुर्ग में। वर्तमान में भारत के आयात में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित में से किस वस्तु श्रेणी का है? तो देखिए किसका है, तो ये है पेट्रोलियम पदार्थ का है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकास कोष यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का सृजन किसके अधीन किया गया है? ये किया गया है नाबार्ड के अधीन। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित है? यह है गेहूं, चावल व दालें। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRISAT स्थित है। ये स्थित है हैदराबाद में। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है ट्राइसेम। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई। प्रधानमंत्री, उस समय जो प्रधानमंत्री थे ना वो नरसिम्हा राव थे और कोएलिशन गवर्नमेंट थी, तो कोएलिशन गवर्नमेंट ने ऐसे बोल्ड स्टेप लिए। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता है? देखिए पशुपालन देता है, कुटीर उद्योग यानी कॉटेज इंडस्ट्री भी देता है, निजी धन उधार देने का प्रचलन, ये वाला मामला तो जमा नहीं, तो ये होगा। और अच्छे उपकरणों की उपलब्धता ये भी देती है ग्रामीण के अर्थव्यवस्था में। साख पत्र उत्पन्न प्रस्तुत किया जाता है एक आयातकर्ता द्वारा। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाना है? यह है प्रति व्यक्ति उत्पाद, पर कैपिटा प्रोडक्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, यह सही है। एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का वास्तविक स्वामित्व अंशधारियों के पास होता है, ये भी सही है। मानव विकास रिपोर्ट 2010 के अनुसार भारत में औसत स्कूल अवधि व संभाव्य स्कूल अवधि क्रमशः 4.4 और 10.3 है। अब देखिए ये वाला जो आंकड़ा जो है ना ये पक्का नहीं है। एक और देख लेते हैं कि भारत के जनसंख्या प्रक्षेपण के संदर्भ में आयु भूकंप अवधारणा का संबंध है बाल आयु, ये वाला नहीं है मामला, ठीक है ना, तो ये सही नहीं है। इन सब में से कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है, तो कृषि उत्पादों की मांग क्या है? लचीली है।
निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? तो देखिए, ये इसका संबंध किससे है, तो ये है लकड़ावाला समिति से इसका संबंध दिखाई पड़ता है। ट्रांजैक्शन शुल्क जिसे ग्राहकों से वसूल करना सुप्रीम कोर्ट के हाल के एक आदेश द्वारा रोक दिया गया है, संबंधित है। तो ये है हवाई यात्रा से संबंधित है ये। खैर, अब तो चीज़ें काफ़ी बदल चुकी है। जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन क्या होगा? ये शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अभी हमने 150 प्रश्नों के सेट को देखा। ये थोड़ा सा लंबा भी हो गया और काफ़ी उबाऊ भी हो गया, लेकिन यकीन मानिए जितना उबाऊ आप प्रश्नों को हल करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो उबाऊ पाने पे मत जाइए, प्रश्न तो उबाऊ होंगे होंगे, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। बस रेगुलर वे में अभ्यास करिए और खूब सारे ऑब्जेक्टिव्स बनाइए। मैंने बहुत ऑब्जेक्टिव्स के सेट्स दिए हैं, अगर उतना भी करके जाइएगा तो प्री नहीं रुकेगा। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। धन्यवाद।